हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स। बढ़िया बढ़िया चुनिंदा क्वेश्चंस लाया हूं जो पिछले 5-6 सालों में आए हैं, बार बार आए हैं, स्कूल एग्जाम्स में बार बार रिपीट होके आते हैं। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बट इस वीडियो को देखने से पहले आपका चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, चैप्टर आपको आता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको चैप्टर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को अभी बंद करके पहले चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। और इस सीरीज में मैं ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स के 2 पार्ट्स में और वेव ऑप्टिक्स के 1 शॉट में करवा चुका हूं पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स। इन तीनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला सवाल देखो, चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले जो हैं मैं करवा चुका हूं। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की फॉर्मूला शीट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पहले ही उसको डाउनलोड करके रख लो ताकि आपको पता हो जो मैं फॉर्मूला यहां पे यूज कर रहा हूं वो कौन सा है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। और इन हमेशा की तरह इन स्लाइड्स का पीडीएफ सेव करता जाऊंगा और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि वीडियो खत्म होने के बाद जब आप खुद से पढ़ने बैठो तो आपके पास ये सारे आंसर्स हों। The kinetic energy of a proton and that of an alpha particle are 4 electron volt and 1 electron volt respectively. The ratio of the de Broglie wavelengths associated with them. अब देखो, लैम्डा की रेशियो निकालने को बोला है और काइनेटिक एनर्जीज दी हुई हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो एक बार रिवाइज करा दूं। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का h/mv, है ना। एक तो ये फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, उसके साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h/m/v, और m/v होता है उसका मोमेंटम। 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में, जैसे इस क्वेश्चन में भी काइनेटिक एनर्जी दी होती है, तो हमें ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में भी पता होना चाहिए। तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एक जुगाड़ू फॉर्मूला हमने निकाला था कि p²/2m होती है। सर हमें तो फॉर्मूला याद ही नहीं है बेटा। तो फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, जुगाड़ू फॉर्मूला। देखो, p की जगह आप m/v डालोगे तो m²v² होगा, एक m से m कटेगा तो इधर हाफ mv² ही तो बचेगा ना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को p²/2m अपन लिख सकते हैं। तो बताओ यहां से p का वैल्यू क्या आएगा? यहां से p की वैल्यू आएगी √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। यहां से p की वैल्यू आएगी √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये रहा p मोमेंटम, m/v इज मोमेंटम। तो यहां पे हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में। अब इस फॉर्मूले को आप याद रखना क्योंकि आगे भी कई क्वेश्चंस हैं जिनमें ये यूज हो रहा है। जब मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो ये सारे फॉर्मूले इस फॉर्म में मैंने निकाले भी थे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर। अगर आपको वीडियो देखना है मेरा तो सर्च कर लेना, बहुत बढ़िया डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ मैंने उस पर। तो देखो, अब हमें क्या करना है, लैम्डा की रेशियो निकालनी है। ये वाला फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, तो हम ये लिख सकते हैं लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। कौन कौन से 2 पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाय लैम्डा ऑफ अल्फा इज, जब 2 डिफरेंट पार्टिकल्स का तुम रेशियो निकालोगे तो h से h तो कट ही जाएगा, है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा करके लिख दो, इधर आ जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ, नहीं प्रोटॉन नहीं, सॉरी अल्फा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नहीं, ऊपर प्रोटॉन है तो यहां पे ऊपर अल्फा होगा। तो 2 इंटू मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय √2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अब बताओ, √2 से √2 कट गया, अंदर क्या बचेगा? अगर आपको मासेस की रेशियो नहीं पता है तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। साथ के साथ मैं आपको बताता चलता हूं, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, तो अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास से। तो हम अल्फा पार्टिकल के मास की जगह 2 से तो 2 हमने काट दिया रूट के अंदर, बड़ा सा रूट यहां पे हमने लगा दिया, बड़ा सा रूट हमने यहां पे लगा दिया और रूट के अंदर का 2 हमने काट दिया। मास ऑफ अल्फा की जगह हमने 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिखा, मास ऑफ अल्फा की जगह हमने 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिखा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपने को दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे यूनिट कट जाएगी। नीचे मास ऑफ प्रोटॉन इनटू 4। अब मास ऑफ प्रोटॉन से ये कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आंसर अपना कितना आ गया, लैम्डा प्रोटॉन इंटू लैम्डा अल्फा का अपना आंसर आ गया 1:1, 1:1। ठीक, क्लियर? ये नोट कर लो, ये आगे कई क्वेश्चंस में हमने यूज करना है। एक और फॉर्मूला यहां पे मैं बता रहा हूं आपको। काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल की वो Q इंटू वी होती है, चार्ज इंटू जिस पोटेंशियल से V उसको एक्सेलरेट किया गया है। तो ये फॉर्मूला भी अपन यूज करेंगे। अब जब शुरुआत हुई है तो सारे यहीं बता देता हूं, 2m इंटू Q इंटू V। तो एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, ठीक है, आगे यूज करने वाले हैं हम क्वेश्चंस में। तो इनको तुम क्या करो, एक जगह साइड में लिख लो। Which of the following figures represent the variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength? मोमेंटम और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, लैम्डा होता है h अपॉन mv, h कांस्टेंट होता है, mv यानी p, तो हम ये बोल सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, यानी मोमेंटम बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो मोमेंटम घटेगा। पहला ग्राफ नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है कि इसमें लैम्डा के साथ p बढ़ रहा है, इसमें भी लैम्डा के साथ p बढ़ रहा है। तीसरे में लैम्डा के साथ p घट रहा है, लेकिन तीसरा ग्राफ नहीं हो सकता क्योंकि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए p 0 नहीं होगा, है ना। अगर हम लोग फॉर्मूले में देखें तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए p 0 नहीं होगा, लैम्डा इन्फिनिटी होगा तब p 0 होगा। तो ऐसा ग्राफ तो फिर यही बचता है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। An electron and a photon each has a wavelength of 1 nanometer. Find their momenta. फोटोन, एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का लैम्डा सेम है, तो दोनों के मोमेंटा की रेशियो निकालनी है। तो लैम्डा होता है h अपॉन p, तो p क्या हो गया, p हो गया h अपॉन लैम्डा, है ना, p हो गया h अपॉन लैम्डा। h तो सारे पार्टिकल्स के लिए सेम होगा और लैम्डा भी यहां पे सेम है, तो सिंपल सी बात है कि दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम आएगा और वो मोमेंटम होगा h अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा इज 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ और ये मोमेंटम है, सो दिस विल बी इन kg मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये तो सेम रहेगा, इसको ऊपर ले जाओ 25 आ जाएगा। 6.62 इंटू 10⁻25 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब निकालते हैं दूसरे पार्ट का आंसर, एनर्जी ऑफ फोटोन। बच्चों फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा, है ना, और h बाय लैम्डा तो हम निकाल चुके हैं, यानी इसको हम सीधा सीधा c से मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस, है ना, h बाय लैम्डा की वैल्यू है ना ये h बाय लैम्डा, तो अपने को निकालना है hc बाय लैम्डा। फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, और न्यू यानी फ्रीक्वेंसी विच इज वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, तो hc बाय लैम्डा होती है। तो h बाय लैम्डा की ये वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻25 इंटू सी, है ना, थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था। (6.62) इंटू 10⁻⁻25 इंटू सी, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा जूल में, लेकिन आप देख रहे हो कि आंसर यहां पर है
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इलेक्ट्रॉन जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हैं, और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है तो 1000 से और डिवाइड कर दो। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना। आपका जो पहले आंसर आ रहा था जूल में, मैं जस्ट मैच कराने के लिए बोल रहा हूं, आपका जो पहले आंसर आ रहा था जूल में वही करेक्ट है आपके लिए। तो इसको सॉल्व करके यू विल गेट 1.24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरा पार्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, यही पीछे वाले फॉर्मूले पे आ जाओ, लैम्डा की टर्म्स में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आप निकाल लो यहां से काइनेटिक एनर्जी का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m, है ना, h स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आई, h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1, लिख लो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, वो यहां रख देना। h बाय लैम्डा की ऑलरेडी तुम वैल्यू निकाल चुके हो, h बाय लैम्डा की ये वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर देना, 2 से डिवाइड कर देना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट, हटा दे जरा इसका सॉल्यूशन। कल की क्लास में मैंने अपने बैच में यही वाली स्लाइड्स कराई थी, तो कुछ कुछ के सॉल्यूशन मिटा दिए, वैसे तो मैंने सबके कुछ कुछ के बीच में आ जाएंगे, पर आप लोगों को दोबारा से करा देता हूं। A photocell connected in an electrical circuit is placed at a distance d from a source of light. As a result, current I flows in the circuit. What will be the current in the circuit when distance is reduced to d/2? जैसे हमारे पास ये एक मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लाइट सोर्स है, मान लो कितने डिस्टेंस पर है लाइट सोर्स, d डिस्टेंस पर है, ठीक है। तब इससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, है ना, और सामने हमने एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, देखा होगा आपने सेटअप जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, सामने एक पॉजिटिव प्लेट लगा दिया, इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, फिर ये दोनों प्लेट वायर से कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रॉन्स उस वायर में जाएंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, बट इस क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं। तो वो कह रहा है कि मान लो जब लाइट सोर्स जो है वो d डिस्टेंस पर है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट I है, तो बताओ जब लाइट सोर्स d/2 डिस्टेंस पे होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, यानी कि आधा और पास ले आए, d/2 डिस्टेंस पे, यानी कि लाइट सोर्स को अपन यहां ले आए d/2 डिस्टेंस पर। तो याद रखना बच्चों, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है I, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। तो आपने क्या किया, लाइट सोर्स का डिस्टेंस आधा कर दिया, तो यहां d की जगह आप d/2 रखोगे, d/2 का स्क्वायर होगा 4 ऊपर चला जाएगा ना, या हम फॉर्मूला बना लें अपना I इक्वल टू k/d²। तो I न्यू, नया करंट क्या होगा I डैश मान लो, तो k/d/2 का स्क्वायर विच इज 4k/d², और k/d² तो है I, सो दिस विल बी 4I, राइट। तो न्यू करंट विल बी 4I। ठीक, कुछ क्वेश्चन तुमको भी दूंगा सिमिलर वाले जो हैं उनको सॉल्व करके करंट नहीं सॉरी कुछ क्वेश्चन तुमको भी दूंगा, उसको सॉल्व करके कमेंट में लिखना, करंट में नहीं लिखना, ठीक है, उनका आंसर लिखना। साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठा करो। अब ऑब्वियसली इस वीडियो को आप ऐसे तो बैठ के देख नहीं रहे हो, या लेट के तो देख नहीं रहे हो, मोबाइल पे देख भी रहे हो तो थोड़ा बहुत ही आपको समझ में आएगा, लेकिन कॉपी पेन अगर लेकर देख रहे हो, साथ साथ नोट कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, सारे PYQS आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। इफ photons of frequency nu are incident on surface of two metals A and B of threshold frequencies this and this, ओके देखो एक ये मेटल है A, एक ये मेटल है B, इस पे हमने
न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन बम्बार्ड किया, और इस पे भी इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू बाई 2 है, इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू बाई 2 है, और इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू बाई 3 है। तो इन दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालनी है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। ठीक, सो एच आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाओ, एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन होता है एच इंटू न्यू नॉट इसका न्यू बाई 2 है, तो एच इंटू न्यू बाय 2 प्लस के मैक्स ऑफ ए। दूसरे के लिए लगाओ, उसके लिए इक्वेशन लगाओ, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट है इसका न्यू बाय 3 प्लस के ऑफ के मैक्स ऑफ बी। तो इसको इधर ले आओ, एच न्यू माइनस एच न्यू बाय 2 करोगे, सो ये हो जाएगा एच न्यू बाय 2, दिस इज योर के ए। इसको सॉल्व कर लो, एच न्यू माइनस एच न्यू बाय 3 करोगे तो 2 बाय 3 एच न्यू हो जाएगा, एंड दिस इज योर के ई बी। देयरफॉर रेशियो अपने को बोली है, तो के ई ए बाय के ई बी, के ई ए ये एच न्यू बाई 2 अपॉन दैट, तो एच न्यू से एच न्यू कट जाएगा, ये आएगा 1 बाई 2 और ये आएगा 2 बाई 3, उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा तो 3 बाई 4। सो रेशियो इज 3:4, रेशियो इज 3:4। नेम द फिनोमिना विच शोज द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता चला था कि लाइट जो है वो उसमें पार्टिकल नेचर है, राइट। पार्टिकल नेचर मतलब क्वांटम नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन को जो बाकी साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज वो लाइट के वेव नेचर की हेल्प से एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, विच इज नॉट पॉसिबल। चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमको पता चला था कि रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या है, क्वांटम नेचर है। दूसरा, ये पहले भी हमने डिस्कस किया कई बार कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट में, मतलब वेव नेचर में नहीं, पार्टिकल नेचर में इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों। तो पार्टिकल नेचर में जब लाइट का पार्टिकल नेचर हम कंसीडर करते हैं तो इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने फॉल कर रहे हैं पर यूनिट टाइम ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट भी पूछा है, वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी जूल पर सेकंड पर यूनिट एरिया यानी पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकंड होता है वॉट, सो दिस इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। जो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिराइव करो, वो मैंने छोड़ दिए। आड़े तिरछे क्वेश्चन मैंने उठा लिए हैं। फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट विद फ्रीक्वेंसी दिस, विच मेटल हैज स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर आपको इस ग्राफ के बारे में नहीं पता है, वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाया था ऑल ग्राफ्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत अच्छा वीडियो है, सारे ग्राफ उसमें डिटेल में बताए थे, लेकिन एक बार मैं यहां पर फिर से रिवाइज आपको करा देता हूं। दो ग्राफ यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला ग्राफ जो है वो है जो इस क्वेश्चन में गिवन है, वो ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का, ठीक है। तो इनका ग्राफ हमने बनाया कैसे है, देखो क्या इक्वेशन होती है, एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, है ना, ये इक्वेशन होती है, राइट। अच्छा, हमको अगर ग्राफ बनाना है y एक्सिस में ये लेकर और x एक्सिस में ये लेकर, तो ये अपना y हो गया और ये x हो गया, राइट। तो अगर मैं इसको एक तरफ रखूं यानी ई वी नॉट इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो एच न्यू प्लस
माइनस डब्ल्यू नॉट लिख सकता हूं मैं इसको। और अगर मैं ई से इलेक्ट्रॉन चार्ज ई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा h बाय ई इंटू न्यू प्लस माइनस डब्ल्यू नॉट बाय ई। अब आप कंपेयर करो, मैथ्स आपके पास है, नहीं भी है तो आपको पता होगा, बहुत फेमस सी इक्वेशन है लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको y आपको पता ही है, y है आपका, आपको पता ही है x है, तो आपको मिल गई स्लोप h बाई ई और y इंटरसेप्ट माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। तो पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव y इंटरसेप्ट कैसा बनता है ग्राफ? पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव y इंटरसेप्ट, ये रही पॉजिटिव स्लोप और y इंटरसेप्ट नेगेटिव, ये पूरा ही खींच देते हैं ना इसको। पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव y इंटरसेप्ट और स्लोप आ रही है h बाई ई। जितने भी मेटल्स होंगे सबके लिए h और e जो सेम ही होगा, है ना, h और e थोड़ी ना अलग होगा, इसलिए सारे ग्राफ्स की स्लोप सेम आएगी। तो अगर कोई एक ही ग्राफ में दो मेटल्स का ग्राफ बनाओगे तो दूसरे का भी बिल्कुल इसके पैरेलल पैरेलल आएगा, जैसे यहां पे दिखा रहा है, राइट। और इस ग्राफ में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जैसे ये मेटल ए है, ये मेटल बी है, तो ये मेटल ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी न्यू नॉट ए और ये मेटल बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी न्यू नॉट बी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां जीरो है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां पर इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ रहा है, चल नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन को रोकना तभी पड़ेगा जब वो चलेगा, और वो चलेगा तभी जब उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी बाहर आने के बाद भी, राइट। और वो तब बचती है जब आप जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन उस पर फॉल करा रहे हो वो उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो यही हो रहा है इस ग्राफ के अंदर, ये इन दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज हैं 10 की पावर माइनस 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स में। तो ये इसकी है और ये इसकी है, इसकी 0.1 है, इसकी 1 है। बट अपने को क्या पूछा है? अपने को पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगी। विच मेटल है स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? तो मेटल क्यू, क्योंकि मेटल क्यू की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो मेटल क्यू हैज स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। और एक चीज और, अब जब शुरुआत हुई है तो एक चीज और देख लो कि, है ना, ये इनके y इंटरसेप्ट हो गए। y इंटरसेप्ट सबका डिफरेंट है क्योंकि वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है y इंटरसेप्ट, और वर्क फंक्शन तो सबका डिफरेंट होगा, इसलिए y इंटरसेप्ट डिफरेंट है। एक और इक्वेशन होती है h न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, है ना। तो अब हम ग्राफ अगर प्लॉट करें, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट अब बात चलिए तो समझ लो, ग्राफ हम प्लॉट करें इसमें और इसमें, इसको y में लें इसको x में लें, तो के ई मैक्स इधर रखा, चल जा रे, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, तो यहां पर स्लोप अपने को क्या मिलेगी? h मिलेगी स्लोप, और ये हमारा होगा y इंटरसेप्ट। स्लोप h होगी, वही पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव y इंटरसेप्ट, तो ग्राफ तो बिल्कुल ऐसा बनेगा। बस याद रखना इसका जो इस वाले ग्राफ का, अगर y एक्सिस में के ई मैक्स लेते हैं तो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो माइनस डब्ल्यू नॉट है, लेकिन अगर के ई में हम लोग लेते हैं वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो जो y इंटरसेप्ट होता है वो माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई होता है। ग्राफ की शेप बिल्कुल सेम रहती।
Figure shows a plot of three curves ABC showing the variation of photocurrent versus collector potential for three different intensities I1, I2 and I3 having frequencies this. Point out the two curves for which the incident radiation have same frequency but different intensities. बच्चों जब सेम फ्रीक्वेंसी होती है तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम यूज करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो उसको रोकने के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो जब भी आपको ऐसे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ के अंदर, ये सारे ग्राफ मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है एक डिफरेंट वीडियो में, बताया ना मैंने आपको, तो डिटेल में आप वहां पे जाके देख सकते हो, फिर भी यहां पे सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। ये वो पॉइंट है जहां पर कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो रहा है। जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता है उस पोटेंशियल को अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम देखें कि ए और बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, यानी ए और बी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ए और बी के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली एनर्जेटिक है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करी हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज? ए एंड बी। ए एंड बी हैव सेम फ्रीक्वेंसीज बट डिफरेंट इंटेंसिटीज, बिकॉज इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है सैचुरेशन करंट। ये तीनों का सैचुरेशन करंट डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली ए और बी की इंटेंसिटी अलग है क्योंकि उनका सैचुरेशन करंट अलग है, बट उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी सेम। अब देखो फिर से वही ग्राफ आ गया है, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल दिस इंसिडेंट ऑन टू डिफरेंट फोटोसेंसिटिव सरफेसेस M1 एंड M2, आइडेंटिफाई द सरफेस विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। तो ग्रेटर वर्क फंक्शन किसका होगा? ग्राफ को पूरा करो, ठीक। तो इसका वर्क फंक्शन इस केस में जो इंटरसेप्ट रहता है ये M1 का हो गया W0/E, है ना, और ये पूरा यहां तक ये हो गया M2 के लिए -W0/E, है ना, फॉर M2। तो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? वर्क फंक्शन ज्यादा है M2 का। तो वर्क फंक्शन ऑफ M2 is greater than वर्क फंक्शन ऑफ M1। अब आप इसको लिखोगे कैसे? ये तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया क्योंकि मैंने पहले आपको इसका आंसर बता दिया है, ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप ग्राफ एक्सप्लेन करोगे, आप जो पीछे आपको दिखाया वहां से आप निकालोगे कि जो y इंटरसेप्ट है ग्राफ का वो W0/E है, एंड सिंस M2 हैज लार्जर y इंटरसेप्ट, देयरफॉर M2 के लिए W0/E फॉर, माइनस तो दोनों तरफ कट जाएगा, तो W0/E फॉर M2 इज ग्रेटर देन W0/E फॉर M1। E से E कट गया तो क्या बचा? वर्क फंक्शन ऑफ M2 इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ M1। ठीक है। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटोइलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज इंटेंसिटी मतलब कितने ज्यादा फोटॉन्स आप गिरा रहे हो पर यूनिट टाइम, तो जितने ज्यादा फोटॉन्स आप गिराओगे पर यूनिट टाइम सरफेस पर, आइंस्टाइन की जो एक्सप्लेनेशन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो यही तो है कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो जितने ज्यादा फोटॉन्स आप फॉल कराओगे पर यूनिट टाइम सरफेस पे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे पर यूनिट टाइम, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा पर यूनिट टाइम उसी को तो करंट बोलते हैं। तो इंटेंसिटी के ये करंट है फोटोइलेक्ट्रिक करंट I, और एक्स एक्सिस में ये क्या है? ये है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के
फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो ग्राफ बनेगा ऐसा। आगे पढ़ते हैं। यहां पे अपने को वर्क फंक्शन दिया हुआ है दो मेटल्स का। विच ऑफ दीज विल नॉट बी गिवन फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। यहां पे दो मेटल्स का अपने को वर्क फंक्शन दिया है और बोला है कि अगर इन दोनों पे 3300 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन गिराई जाएगी तो किसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो पहले तो हम देखें कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, है ना। इसकी एनर्जी क्या इनके वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी या कम होगी। तो एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा। एंगस्ट्रॉम में दिया है तो इंटू 10⁻⁻10। बट हमें एनर्जी अगर कंपेयर करनी है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है वैल्यूज, तो हमें भी इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना होगा। जैसे अभी पीछे बताया, हम इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे। जब हम ऐसा कर लेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इस रेडिएशन की, फोटोन की एनर्जी जो हम इस पे फॉल करा रहे हैं। तो ये उसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर पाएगा जिसका वर्क फंक्शन 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, वरना इसमें उतनी एनर्जी ही नहीं होगी कि वो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल फेंके। तो सोडियम विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट when this radiation falls on the surface। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभी ये भी क्वेश्चन पीछे आपको करा दिया। व्हाट हैपेंस इफ द सोर्स ऑफ लेजर बीम इज ब्रॉट क्लोजर। अगर सोर्स को पास लाया जाएगा तो क्या होगा। अगर सोर्स को पास लाया जाएगा तो करंट बढ़ेगा। सो हमने सिंपल लिखना है कि इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज ब्रॉट क्लोजर then photoelectric current will increase if source of light is brought closer then photoelectric current will increase। ठीक है, देखो अगर हम सोर्स पास लाएंगे तो सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ने से फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी नहीं। तो ऐसा नहीं होगा कि सोर्स को पास लाकर ये भी शो करने लगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नहीं। इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ेगा, शो तो यही करेगा, लेकिन अगर हम सोर्स पास लाएंगे तो इसमें करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस 1/√v। देखो बच्चों, लैम्डा और 1/√v का ग्राफ प्लॉट करना है। तो लैम्डा और v का रिलेशन क्या था। लैम्डा था h/√, पीछे तीन फॉर्मूले लिखे थे, 2m इंटू QV, है ना। तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए h तो कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है। तो हम ये लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू k/√v। और अपने को लैम्डा वर्सेस √v ग्राफ प्लॉट नहीं करना, अपने को लैम्डा वर्सेस 1/√v ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लैम्डा जो है वो 1/√v के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो जब तुम लैम्डा और 1/√v का ग्राफ प्लॉट करोगे
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा ऐसा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर टू पार्टिकल्स, एक के लिए प्लॉट नहीं करना, दो के लिए प्लॉट करना है, दोनों के मासेस डिफरेंट है। अब मास डिफरेंट होने से क्या होगा, मास डिफरेंट होने से क्या होगा बच्चों, देखो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस ग्राफ की स्लोप है क्या, किसी भी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, किसी भी ग्राफ की स्लोप होती है y बाय एक्स, है ना। तो इसका y है लैम्डा और इसका x है 1 बाय रूट वी, तो रूट वी ऊपर चला जाएगा, तो इसकी स्लोप जो है वो लैम्डा इंटू रूट वी है। और अगर आप यहां से देखो लैम्डा इंटू रूट वी, यहां से देखो लैम्डा इंटू रूट वी जो है वो है k, लेकिन k अपना क्या था, ये जो बची हुई चीजें थी ये k थी ना, तो h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू क्यू, h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू क्यू, ये स्लोप है। यानी कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास एंड चार्ज ऑल्सो, बट सेम चार्ज है ना, चार्ज तो सेम है पार्टिकल्स का चार्ज सेम है, h तो ऑब्वियसली दोनों के लिए सेम होगा, 2 तो सेम होगा ही, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास, यानी जिसका मास ज्यादा उसकी स्लोप कम, और मास किसका ज्यादा, m1 का। तो अपन यहाँ पे दो ग्राफ बनाएंगे, एक कम स्लोप वाला एक ज्यादा स्लोप वाला, और जो ज्यादा स्लोप वाला है वो कम मास वाले पार्टिकल का ग्राफ है, और जो कम स्लोप वाला है वो ज्यादा मास वाले पार्टिकल का ग्राफ है। ठीक, बढ़ जाए आगे। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर पोटेंशियल। अभी पीछे जो हमको ग्राफ बनाया अब हमसे ही बनवा रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया फोटो करंट और कलेक्टर पोटेंशियल। है ना। अब ग्राफ की शेप तो आप जानते हो, पीछे हमने देख लिया, चैप्टर आपने पढ़ा हुआ होगा। अब इसमें तीन है जिनकी इंटेंसिटीज I1 I2 I3 है। ऑब्वियसली जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है उसका सैचुरेशन करंट सबसे ज्यादा होता है, वो सबसे ऊपर बनेगा। ठीक है, लेकिन I1 और I2 की फ्रीक्वेंसी जो सेम है न्यू, और थर्ड की फ्रीक्वेंसी है न्यू1 जो ज्यादा है। ठीक है, थर्ड वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है लेकिन इंटेंसिटी कम है। थर्ड वाले की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। थर्ड वाले की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसके फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा, और लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम है तो उसका जो सैचुरेशन करंट है वो कम होगा। बाकी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इससे कम है, तो उन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम नेगेटिव होगा, लेकिन उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो इससे ऊपर निकल जाएंगे। ये अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आपको ये ग्राफ्स नहीं पता है, एक बार इन ग्राफ्स को पढ़ लो जाके तो आपको बात समझ में आ जाएगी बेटा। जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है उसका सैचुरेशन करंट सबसे ज्यादा होता है। I1 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा देन I2 देन I3, तो सबसे ज्यादा I1 का सैचुरेशन करंट है देन I2 का देन I3 का, लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो इनमें से I1 और I2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, तो I1 और I2 की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना न्यू, वो तीसरे वाले से छोटी है। इनकी फ्रीक्वेंसी न्यू जो है वो तीसरे वाले की फ्रीक्वेंसी से छोटी है,
तो तीसरे वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव। ठीक है, इतनी सी बात है, तो इसी में समझ में आ गई होगी बात। An electromagnetic wave of wavelength lambda 1 is incident on a photosensitive surface. ये एक सरफेस है जिसपे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 हमने फॉल कराई. If the photo electrons emitted from this surface have de Broglie wavelength लैम्डा, है ना, इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है. यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, तो अपने को ये प्रूव करना है. और वर्क फंक्शन जो है नेग्लिजिबल है. तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ दिस, इस पे हम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाएं तो एच सी बाय लैम्डा 1 इक्वल टू वर्क फंक्शन विच इज नेग्लिजिबल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अब फिर से वो फॉर्मूला लिखें जो पीछे लिखा था, लैम्डा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में h बाय अंडर रूट 2m इंटू के ई. तो बताओ के ई का फॉर्मूला क्या बैठा, के ई उधर चला जाएगा, एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m. तो यहाँ पे के ई की जगह रख दो, तो एच सी बाय लैम्डा 1 ये प्रूव करना है अपने को, इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, के ई की जगह वो रख दिया एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m. क्या क्या कैंसिल हुआ, कैंसिल कर दो, एक h से एक h कटा, बाकी लैम्डा 1 एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट करें, देखें क्या होगा. लैम्डा 1 उधर गया, ये सब उधर गया, तो 2mc बाय h इंटू लैम्डा स्क्वायर, हाँ आ गया ना, 2mc बाय h इंटू लैम्डा स्क्वायर, hence proved. अब देखो बार बार घूम फिर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे. The de Broglie wavelength associated with an electron and proton are equal. Lambda of electron equal to lambda of proton. Prove that kinetic energy of electron is greater than that of proton. तो lambda of electron क्या होगा, h by under root 2m e into kinetic energy of E equal to lambda of proton क्या होगा, h by under root 2m प्रोटॉन इंटू के ई ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, h से h कट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, 2 से 2 कट गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड सिंस mass of proton is more than the mass of electron, so this ratio is more than 1, therefore kinetic energy of electron, अगर ये 1 से बड़ी है तो ऑब्वियसली ये रेशियो भी 1 से बड़ी है, तो kinetic energy of electron is more than the kinetic energy of proton. तो यही अपने को बोला है, प्रूव करो कि kinetic energy of electron is greater than the kinetic energy of proton. CBSE 2020. कर हर मैदान फतेह, ये मैदान तो भैया बहुत बड़ा है, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स करके जरूर जाना. पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर करके नहीं जाओगे तुम बिल्कुल ब्लाइंडली जाओगे एग्जाम में, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है वहां पे दुश्मन कैसा है, क्या उसकी हरकतें रहने वाली हैं, क्या उसका दुश्मन ही तो है, जंग ही तो लड़ने जा रहे हो. तो ये तैयारी के साथ जाना है ना, युद्ध है ये, इसको पूरे तैयार होके जाना, दुश्मन की एक एक हरकत, एक एक मूव समझ के जाना जरा अच्छे से. A photon and a proton have the same de Broglie wavelength. Prove that energy of photon is this times the energy of photon.
नहीं, दूसरा क्या था, प्रोटॉन। प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज दिस टाइम्स द एनर्जी ऑफ, ये वाला यहाँ फोटोन हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रोटॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों की सेम है, तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी, एच सी बाय लैम्डा, और एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या होगी, अभी पीछे फॉर्मूला निकाला, बार बार वही यूज हो रहा है, एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m इंटू प्रोटॉन। तो इसमें हम mp नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये जो m है क्वेश्चन में, ये प्रोटॉन का ही है मास, ठीक है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, e फोटोन बाय e प्रोटॉन, तो एच सी बाय लैम्डा इंटू, उल्टा हो जाएगा ये, लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m बाय एच स्क्वायर। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, अभी पीछे लैम्डा और लैम्डा 1 वाला करा है ना, एक h से h कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो एनर्जी ऑफ फोटोन ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा लैम्डा इंटू 2m इंटू सी, सही जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय h इंटू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। एक और मैदान हो गया फतेह। सेव एज नहीं करना था भाई, सेव करना था। नेक्स्ट, if light of wavelength this nanometer is incident on each of the metals, which one will show photoelectric emission and why? तो अगर इतनी रेडिएशन की लाइट इन सब पे गिराएंगे तो कौन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा? तो पहले इसकी एनर्जी निकालो, H C बाय लैम्डा 412.5 नैनोमीटर। बट हमको कंपेयर करना है, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है वैल्यूज, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट करें, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आता है बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिन जिन का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, ये रेडिएशन उनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगी, जिनका 3 से कम है उनमें करेगी, यानी सोडियम में करेगी, पोटेशियम में करेगी, कैल्शियम और मॉलिब्डेनम में नहीं करेगी। ठीक है, ओके। सब सही चल रहा है घर में, सब बढ़िया। एक तो ये तार जो है ना, थोड़ा सा मेरा बजट हाई हो तो मैं वायरलेस माइक लूं, तार से परेशान हो गया मैं, पैर में अटक। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट्स डबल्ड when wavelength of light incident on the surface changes from lambda 1 to lambda 2। एक सरफेस पे अगर मैं लैम्डा 1 की वेवलेंथ की लाइट गिरा रहा हूं, फिर मैं उसको लैम्डा 2 कर देता हूं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालो लैम्डा नॉट का, और वर्क फंक्शन का भी निकालो। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाओ, पहले केस में एच सी बाय लैम्डा 1 इक्वल टू वर्क फंक्शन यानी एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस के ई, है ना। और सेकंड केस में जब हम इसको कर देते हैं लैम्डा 2, है ना, ऑब्वियसली ये तो लैम्डा नॉट ही रहेगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थोड़ी बदल जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई डबल। अब कह रहा है कि लैम्डा नॉट निकालो, तो हम यहां से के ई को एलिमिनेट करें। ऊपर वाली इस इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और उसके बाद जैसे हम इसको ले लें 1 और हम इसको ले लें 2 और हम कर दें 1 माइनस 2 गिव्स 1 माइनस 2 गिव्स दिस माइनस दिस करोगे तो एच सी कॉमन आएगा, यहां पे बचेगा 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 1 इक्वल टू, ये कट जाएंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 माइनस 1 एच सी बाय
लैम्डा नॉट बचेगा, HC से HC कैंसिल हो जाएगा, लो जी आ गया लैम्डा नॉट इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लो और उल्टा कर दो, इनका एलसीएम क्या होगा, लैम्डा 1 ये वाला क्या था, ये तो लैम्डा 2 था ना, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऊपर आ जाएगा, एलसीएम लेके उल्टा कर दिया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे होगा 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। सो दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के साथ साथ बोला वर्क फंक्शन भी निकालो, तो वर्क फंक्शन हो HC बाई लैम्डा नॉट, तो वर्क फंक्शन W नॉट, देयरफॉर वर्क फंक्शन W नॉट इज HC बाय दिस, इसको जब डिवाइड करोगे यानी कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो W नॉट हो जाएगा HC 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1 लैम्डा 2। ठीक है, ये कॉर्नर वाला कवर तो हो गया ना। नेक्स्ट, a proton and an alpha particle are accelerated through the same potential. Which one of the two has greater value of de Broglie wavelength associated and less kinetic energy? करूं क्या, चलो एक और कर देता हूं, फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे वो तुमने करने हैं। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का पोटेंशियल सेम है, लैम्डा किसका ज्यादा होगा, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज H बाय 2m ऑफ प्रोटॉन इंटू Q ऑफ प्रोटॉन इंटू V, और लैम्डा ऑफ अल्फा इक्वल टू H डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ अल्फा Q ऑफ अल्फा इंटू V। आप इन दोनों को डिवाइड कराओगे तो लैम्डा P बाय लैम्डा अल्फा, लैम्डा P बाय लैम्डा अल्फा ये उल्टा हो जाएगा, H से H कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो MP M अल्फा, सॉरी उल्टा हो गया ना, M अल्फा Q अल्फा, V से V भी कट गया, बाय MP QP, और इस पूरे का क्या है, रूट है। तो ये क्या बनेगा, मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, तो इनको काट के आएगा 4, चार्ज ऑफ अल्फा, अल्फा में 2 प्रोटॉन होते हैं तो डबल हो गया चार्ज, इंटू 2, नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो दिस रेशियो इज 2√2:1। रेशियो निकालने को अगर बोला है तो ठीक है, नहीं तो यहां से अपने को पता लग गया कि लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ अल्फा, क्योंकि ऊपर 2√2 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, 2√2 1 से बड़ा होता है। विच वन हैज लेस काइनेटिक एनर्जी, गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर, अब काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा, पीछे जो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला बार बार मैंने पढ़ा है उससे डिवाइड करा तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2m इंटू अल्फा के अल्फा बाय अंडर रूट 2mp के पी। तो लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा इक्वल टू 2 से 2 कट गया, m अल्फा बाय mp की जगह 4 आ गया, अच्छा आपने को इसमें जाने की जरूरत नहीं है ना, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है तो वो तो QV से आ जाएगा, के प्रोटॉन के अल्फा बाय के प्रोटॉन इज Q अल्फा इंटू V बाय Q प्रोटॉन इंटू V से V कट गया, एंड सिंस Q अल्फा इज मोर देन
Q alpha is more than Q proton, therefore Ke alpha is more than Ke pro। हो गया एक और मैदान फतेह, 19वां मैदान फतेह हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड मैक्सिमम KE, बता चुका हूं। State clearly how this graph can be used to determine Planck's constant and work function। एक बार और बता देता हूं, ये है न्यू और KE मैक्स, ग्राफ बनता है ऐसा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट होती है इसकी स्लोप, स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट है, स्लोप आपको इसकी पता होगी तो आप प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हो, और इसका y इंटरसेप्ट होता है इसका वर्क फंक्शन। ठीक है, तो यहां से हम स्लोप और वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया, प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन, ये आपने खुद करना है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ जरा इसका आंसर। अगर आपको ड्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता है तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो है वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन जो है वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद सेम वही क्वेश्चन है, 3-4 जो कर चुके हैं, खुद ट्राई करो, आंसर बताओ, मैं हेल्प करता हूं आपकी कमेंट्स में। ठीक, अच्छा यहां पे देखो, A monochromatic light source of power 5 milliwatt emits इतना photons per second. The stopping potential of this setup is 2 volt. Calculate the work function of the metal। देखो मेटल का वर्क फंक्शन निकालना है तो पहले तो हम इक्वेशन लिख लें, H न्यू इक्वल टू W नॉट प्लस E इंटू वी नॉट। अब अपने को यहाँ पे W नॉट निकालना है, V नॉट अपने को दिया हुआ है, E अपने को पता होता है। बचा ये, दिस इज व्हाट, दिस इज द एनर्जी ऑफ one photon, this is energy of one photon, this is the energy of one photon। एक फोटोन की एनर्जी है, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, 5 मिलीवॉट एमिट्स इतना फोटॉन्स पर सेकंड। भाई वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है ना, तो आप ये देखो कि एक सेकंड में इतने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं जिनकी टोटल एनर्जी है इतनी, एक सेकंड में, राइट। तो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन जो हमें चाहिए, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन कितना हुआ, लॉजिक लगाओ भाई, इतने फोटॉन्स की एनर्जी इतनी है तो एक फोटॉन की एनर्जी कितनी हुई, 5 मिलीवॉट। मिली को कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻15 है ना, जूल पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय ये भी है पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, जूल में आपके पास आंसर आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻⁻18 जूल, या फिर 6.25 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ये आपने रखना है यहां पे, ये आपको एनर्जी मिल गई एक फोटोन की 6.25 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EV, EV। अब आप इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व करके W नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करके W नॉट की वैल्यू आएगी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चाहो तो जूल में छोड़ देना। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, ये ग्राफ है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसके बीच में विच ऑफ द टू मेटल्स हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है Q की। विच ऑफ द टू मेटल्स हैव हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? तो Q। डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल विच हैज ग्रेटर वैल्यू। ज्यादा वर्क फंक्शन किसका होगा? ऑब्वियसली जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि उसका y इंटरसेप्ट भी ज्यादा होगा। तो इसका आंसर भी है Q। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस फॉर दिस मेटल। तो Ke मैक्स निकालना है Q के लिए। Ke मैक्स होता है Q इंटू V। पहले पार्ट का अच्छा, डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच हैज ग्रेटर वैल्यू। अच्छा, तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच हैज ग्रेटर वैल्यू, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? सेकंड पार्ट का आंसर हम निकालें, क्यू का वर्क फंक्शन ज्यादा है और वो वर्क फंक्शन क्या होगा? एच इंटू न्यू नॉट विच इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर 14 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। So this will be the work function W naught इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आ जाओ पार्ट 3 पे। अगर हम इतनी हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी यूज करें तो Ke मैक्स निकालना है। तो इक्वेशन लगाओ, H न्यू इक्वल टू W नॉट प्लस Ke मैक्स। ठीक है, H आपको पता है, W नॉट आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो, न्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्स। ठीक, और इसको सॉल्व करके W नॉट की वैल्यू यहाँ पे मैंने दे दी है 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ उनको कंप्लीट करो, सिर्फ कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ आपके लिए 1-2 क्वेश्चंस की। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन और मैं लिख लाया हूँ जो डिफरेंट बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं, लेकिन ये सारे वही क्वेश्चन है। आप पॉज करके या तो नोट कर लो, नहीं तो पीडीएफ में से नोट कर लेना। ये सारे वही क्वेश्चंस है, बार बार देखो सेम है जो। ठीक है, V सेम है, लैम्डा की रेशियो बताओ, लैम्डा सेम है, काइनेटिक एनर्जी की रेशियो बताओ। तो इनको करके कमेंट सेक्शन में मेरे को इनके आंसर बताओ। सीरियसली जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, टाइम पास नहीं करना है यहाँ पे, सीरियसली जो फॉलो कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं डुअल नेचर के पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स के। अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, एटम्स के आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।